एवरीवन, वेलकम टू एचएन अध्ययन। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएससी एग्जाम्स की डेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी गई है। आपका एग्जाम कहा जा रहा है कि 9th एंड 10th फरवरी को होने वाला है, जिसमें सामान्य अध्ययन जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप सभी को अच्छा स्कोर करने के लिए और आप सभी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसी के चलते मैं आप सभी के लिए सीरीज लेकर आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम यूनिट वाइज यूनिट हम चलने वाले हैं, जिसमें मैंने आप सभी को ईवीएस का यूनिट कंप्लीट करा दिया है। उसमें हमने 100+ क्वेश्चंस का टारगेट अचीव कर लिया है। अब हम आ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, बेसिकली नेक्स्ट वाली यूनिट में, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग के क्वेश्चन, टीचिंग के टॉप एमसीक्यूज को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप सभी को एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। आप एचएन अध्ययन का ऐप सबसे पहले डाउनलोड कर लें। एंड एचएन अध्ययन का जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बैचेस में आप सभी को ये सारे बैचेस मिल जाएंगे। पहला बैच जो है वो सामान्य अध्ययन का है, जिसमें आपको 60 डेज के अंदर अंदर पूरा का पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, राइट? टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, नोट्स, रिकॉर्डेड सेशंस के साथ में सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिल रहा है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार बाय करना है एंड देन उसके बाद सारा कोर्स आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, कितनी बार भी देख सकते हैं, राइट? साथ ही साथ आप यहाँ पे साइड बाय साइड देख सकते हैं हिंदी साहित्य का भी बैच अगेन हमारा चल रहा है, जिसमें आपके सेम अगेन फीचर्स है जो कि आपकी टीचिंग में, सॉरी, आपका क्लासेस, कंप्लीट क्लासेस, नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस, ठीक है, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। अगर आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए ये दोनों ही बहुत अच्छे बैच है। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपका जीएस, तो ऑब्वियसली जीएस तो आप सभी का सेम ही होगा, एक सेम वाला टॉपिक है जो कॉमन है सभी सब्जेक्ट में, तो आप सभी जीएस वाला कोर्स ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एचएन अध्ययन पर। आप सभी को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, सारी क्लासेस मिल रही हैं, टाइम टू टाइम सिलेबस आप सभी का कंप्लीट कराया जाता है टॉप एडुकेटर्स के साथ। टॉप एडुकेटर्स जो भी, जिन्होंने भी अचीव किया है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, कि इन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, कि इन्होंने जेआर क्वालिफाइड किया है, तो सारे के सारे आपको टॉप एडुकेटर्स ही मिलेंगे जो वेल क्वालिफाइड हैं। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर ये कोर्सेज बाय कर सकते हैं। एंड यस, आप सभी बाय करने के साथ साथ जब आप पेमेंट पे जाते हैं, जब आप पेमेंट करते हैं, तो लास्ट में ना आपको एक कूपन कोड अप्लाई करने के लिए बोला जाता है, जिसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, PK93 यहाँ पर कोड आपको दिख रहा होगा। ये कोड अगर आप मेंशन करेंगे, ये कोड अगर आप डालेंगे, तो 15 से 20% तक आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा सभी कोर्सेज के लिए। नंबर यहाँ पर विजिबल है, आप सभी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डाउट है, किसी भी तरीके को कोई परेशानी है, सिलेबस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, या कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव which consists of the positive factors contributing to the effectiveness of the teaching। तो कौन सा विकल्प है, किसका चयन हम करेंगे जो योगदान के लिए, सकारात्मक कारक को, शिक्षण की प्रभावशीलता के लिए कारक को डेवलप करता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, पॉजिटिव की बात करते हैं, तो टीचर की नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ऑब्वियसली टीचर का जो विषय है, टीचर का जो ज्ञान है, उसमें वो नॉलेज होनी चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं करता है, सामाजिक आर्थिक पुष्टि, पृष्ठभूमि आपको डिफाइन नहीं करता है। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए टीचर का भी, टीचर का संचार कौशल बहुत ज्यादा जरूरी है। एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट, प्लीज नहीं करेंगे भाई टीचर, टीचर ये नहीं बोलेंगे प्लीज आप पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, नहीं। तो इसका मतलब बी एंड सी वाला, डी वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, ए एंड सी वाला बिल्कुल सही है। पर्सनल कॉन्टेक्ट, व्यक्तिगत कोई संपर्क नहीं करेंगे स्टूडेंट्स के साथ में, तो ये वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, मॉनिटरिंग इन क्लासरूम ट्रांजेक्शंस को मॉनिटर करेंगे, सही तरीके से प्रबंधन निगरानी में रखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन हो जाएगा, तीन ऑप्शन जो है वो है ए, बी एंड एफ। ठीक है, ए, बी एंड एफ कहाँ पर है यहाँ पे, नॉलेज, सॉरी, ए, सी एंड एफ, है ना, ए, सी एंड एफ। बी तो नहीं होगा ना, बी वाला तो सोशियो इकोनॉमिक है, ये तो नहीं होगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा एंड एफ हो जाएगा। तो ये तीन ऑप्शन जो है, इसका मतलब उसके हिसाब से आपका आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है जी, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन हम चलते हैं, assertion रीजन का क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ द हायर एजुकेशन इज टू प्रमोट द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटीज अमंग द स्टूडेंट्स। तो ये दावा है कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य शिक्षार्थियों के लिए कक्षा
के बीच में महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच क्षमताओं को बढ़ावा देता है। कारण ये कहता है कि ये जो क्षमताएं हैं ये नौकरी को भी सुनिश्चित करती हैं। तो पहली बात है यस, ये अगर हम बात करते हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है तो बिल्कुल हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, क्षमताएं जो सोचने की क्षमताएं, जो महत्वपूर्ण क्षमताएं, जो रचनात्मक क्षमताएं हैं स्टूडेंट्स की, वो डेवलप होती है। ठीक है, ये जॉब प्लेसमेंट भी एबिलिटी को डेवलप करता है, बिल्कुल हाँ, जॉब प्लेसमेंट जब आप क्रिएटिव होगा तो आपको जॉब प्लेसमेंट भी मिलेगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं, ठीक है, जैसे दर्शन एग्जाम में हम कैसे करते हैं, दीज एबिलिटीज इंश्योर द जॉब प्लेसमेंट, मतलब ये जो एबिलिटीज हैं इनसे जॉब प्लेसमेंट होगी, क्या इसीलिए क्रिएटिव थिंकिंग जरूरी है? नहीं, उल्टा बोला ना, क्रिएटिव थिंकिंग होगी तो ही जॉब इंश्योर होगी। समझ में आ रहा है? वो भी पक्का नहीं है हर क्रिएटिव थिंकर को जॉब। वैसे तो क्रिएट अगर मैं लॉजिकली देखूं तो क्रिएटिव थिंकर को जॉब मिलेगी, लेकिन यहाँ पे बोला जॉब प्लेसमेंट से क्रिएटिव थिंकिंग मिलेगी, नहीं जी। तो ये बिल्कुल ही गलत है। मतलब कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो करेक्ट नहीं बता रहा है। समझ में आ गया जी? तो इसीलिए यहाँ पर टू ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट वर्ड। तो सेट वन स्टेट टू के बेसिस पे दिया हुआ है, फॉर्मेटिव रचनात्मक योग्यात्मक सतत और व्यापक मूल्यांकन, और मंडित मूल्यांकन। जल्दी से मुझे बता दीजिए फटाफट से क्या आंसर हो जाएगा। फॉर्मेटिव की बात करते हैं तो जो डेली बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, मतलब हम जब हम क्विज़िस के बेसिस पे या डिस्कशन के बेसिस पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, फोर्थ हो जाएगा ना। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं सबमिटिव की बात करती हूँ, मतलब योग्यात्मक की बात करती हूँ, तो यहाँ पे ग्रेडिंग आ जाता है भैया। फाइनल एग्जामिनेशन जो होता है वो सबमिटिव डिक्लेयर करता है, ग्रेड सिस्टम मिलता है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, एग्जाम के रिजल्ट होने के बाद, तो वही हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन आ जाएगा, जहां पर कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को डेवलप किया जाता है, मतलब संज्ञात्मक और ससंज्ञात्मक। ठीक है, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों ही रहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन में आ जाएगा आपका यहाँ पर टेस्ट और इंटरप्रिटेशन विद इन अ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के बीच में इंटरप्रिटेशन हो जाता है और ग्रुप के बीच में, समूह के बीच में एक तरीके से हम यहाँ पर व्याख्यान करते हैं और क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। ठीक है, वो आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? ठीक है जी, बताइए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को डेवलप करती है, सतत और व्यापक मूल्यांकन को डेवलप करती है? इंक्रीज ओवरलोड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ओवरलोड तो नहीं करेगी। ये रिप्लेस करता है मार्क्स विद द ग्रेड्स। ठीक है, मार्क्स को ग्रेड्स के साथ में रिप्लेस करता है, बिल्कुल सही है ये। हर एक एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, छात्र के हर एक पहलू को मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ बी सी एंड डी, ये फोबिया को भी हटा रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसलिए भी लाए थे ताकि जो डर है ना स्टूडेंट्स के बीच में, जो भय है एग्जाम को लेकर, वो भी खत्म हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी सी एंड डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर द गुड टीचिंग? गुड टीचिंग के लिए, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? डायग्नोस करना, रेमेडी, डायरेक्शन और फीडबैक। तो सही बात है कि डायग्नोस्टिक भी होना चाहिए, निदान करना भी होना चाहिए, डायग्नोस प्रॉब्लम को जानना, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, उपाय, रेमेडी भी देना है, दिशा भी दिखाना है, और साथ ही साथ फीडबैक, प्रतिक्रिया भी देनी है। तो सारे अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गुड टीचिंग के लिए, तो सारे ही होने चाहिए। सो इसीलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। टेक्निक यूज्ड बाय अ टीचर टू टीच इंक्लूड? टेक्निक्स जो है, जो शिक्षण के द्वारा पढ़ाने के लिए उपयोग में जानकारी देने वाली शामिल की जाए, तो टीचर के लिए कौन यूज करता है? टीचर लेक्चर मेथड यूज करते हैं, इंटरेक्टिव मेथड आ जाएगा, ग्रुप वर्क और सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी तो वैसे भी आप सभी को पता है कि भैया ये तो स्टूडेंट सेंट्रिक है। ठीक है, स्व अध्ययन करना तो स्टूडेंट सेंट्रिक है। ग्रुप वर्क भी कौन देता है? टीचर ही देता है ना एक तरीके से। तो ए बी एंड सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए बी एंड सी, व्याख्यान करना, ठीक है, इंटरेक्टिव व्याख्यान करना और समूह कार्य देना। टीचर का इन्वॉल्वमेंट तो है ना समूह कार्य में, तो इसीलिए। सातवां क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस करना, निदान जो मूल्यांकन हम करते हैं उसका पता कैसे लगाया जा सकता है? तो निदान और अगर हम निदान इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो उनके जो भी उस दौरान निर्देशक किया जा रहा है या उस दौरान जो भी समस्या के कारण है, उपचार है, उसी से हम डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है जी, डायग्नोस हम कैसे कर सकते हैं? कॉजेज को जानना, ठीक है, कॉजेज को जानना, उनकी समस्या कारणों को जानना, निर्देशकों के कारणों को जानना कि क्यों ऐसा हुआ, तो डायग्नोस कर दिया।
डिसलेक्सिया जो प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया एक आपको पता है डिसऑर्डर है, ये किससे एसोसिएटेड है? आप सभी ने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी। तारे जमीन पर जो ईशान लड़का था, राइट, उसको क्या प्रॉब्लम थी? उसको उड़ते हुए वर्ड्स दिखाई देते थे ना, रीडिंग डिसऑर्डर था, पढ़ने में प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, पढ़ने में प्रॉब्लम होना। By which of the following method is true evaluation of the student is possible? ट्रू इवैल्यूएशन कैसे पता चलेगा, सही मूल्यांकन कैसे पता चलेगा? अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस ली होगी तो मैंने आप सभी को बताया था कि ट्रू इवैल्यूएशन जो होता है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है, सतत मूल्यांकन। ठीक है, सतत मूल्यांकन मतलब हर बार हर टाइम इवैल्यूएट करना। जैसे अब सपोज करो एक छोटा सा टेस्ट लिया, क्लास टेस्ट में भी इवैल्यूएट किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, मूल्यांकन सॉरी टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट के लिए मूल्यांकन किया जाना है कि भैया एक स्टूडेंट को कितना समझ में आया और किसको नहीं आया, ये चीज जानने की कोशिश की जाती है टीचर के द्वारा। तो टीचर हर टाइम पे हर मिनट पे इवेलुएट करती है स्टूडेंट को, ठीक है, उनकी नॉलेज को। तो यहाँ पर आ जाएगा सतत मूल्यांकन। 10वां क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम टीचिंग द फाउंडेशन ऑन विच द वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद द लर्नर्स कैन बी बिल्ट इज नोन एज। तो कक्षा शिक्षण के संदर्भ में नींव जिस विद्यार्थियों के साथ में एक स्नेहपूर्ण और पोषण संबंधी संबंध से बनाया जा सकता है, उसे क्या कहलाया जाता है? प्रोबिंग, प्रोबिंग तो नहीं होगा, जांच लेना नहीं, ठीक है। टीचर इफेक्ट, टीचर का क्या प्रभाव है, ये टीचर का जैसा प्रभाव होगा उसी तरीके से रिलेशनशिप बनेगी, ठीक है। टीचर ही अगर समझाएंगी नहीं है, टीचर ही अगर कनेक्ट नहीं करेंगी स्टूडेंट से, तो नेचुरली वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो शिक्षा का जो शिक्षण है, शिक्षण का प्रभाव आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इन अ हिरार्कियल फॉर्म। जैसे कि आप सभी को पता है ब्लूम टेक्सोनॉमी में तीन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, तीन डोमेन के बारे में बताया जाता है। सबसे पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव एंड तीसरा है आपका साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव डोमेन में पूछा गया है कि बताइए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्या आ जाएगा ऑर्डर। तो आप सभी को मैंने के केस बताया था, के केस देखिए। अब इसका मतलब क्या है, के केस में ना डबल ए लगा लेना शॉर्ट में, ठीक है। के मतलब होता है नॉलेज, के मतलब नॉलेज, तो पहला नॉलेज आएगा, नॉलेज के बाद क्या आता है, कॉम्प्रिहेंड करना, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको हटा दो। तो पहले ये आ जाएगा, सी आ जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद एनालिसिस आ जाएगा थर्ड में, उसके बाद सिंथेसिस आ जाएगा, सिंथेसिस मतलब उन सबको संश्लेषण करना, जोड़ना उनको, चौथा और पांचवा आ जाएगा आपका इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा ना, तीसरा, सिंपल सी बात है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्लूम टेक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Formative evaluation tends to accelerate the pace of the learning as against the formative evaluation, summative evaluation is highly reliable। तो यहाँ पर बोला रचनात्मक इवैल्यूएशन सीखने की गति को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन अगर मैं फॉर्मेटिव, अगर मैं निर्मात्मक मूल्यांकन की बात करती हूँ, उनकी तुलना में ये जो योग्यात्मक मूल्यांकन है वो ज्यादा विश्वसनीय है, ठीक है। ये बोल रहा है अगर मैं फॉर्मेटिव की जगह पे सबमिटिव की बात करती हूँ तो सबमिटिव हाईली रिलायबल है, तो बिल्कुल सही है ना ये, रिलायबल सबमिटिव ही तो है, क्योंकि भैया रिजल्ट तो लास्ट में डिक्लेयर तो सबमिटिव में हो रहा है ना, सबमिटिव में दिख रहा है आपको, आपको वहां पे ग्रेड्स मिल रहे हैं, आपको वहां पे मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, आप कितने पानी में हो वो समझ में आ रहा है। फॉर्मेटिव तो एक तरीके से लर्निंग को डेवलप करता है, पेस को बढ़ाता है, समझाता है, सिखाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका दोनों ही बिल्कुल सही है। अब क्या दोनों एक दूसरे से रिलेट करेंगे, क्या एक दूसरे से दोनों रिलेट कर रहे हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में अगर हम देखें तो भैया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे समेटिव की बात हो रही है, तो यहाँ पर नहीं हो जाएगा ना, फिर समझ में आ रहा है, नहीं हो जाएगा ना, नॉट हो जाएगा, लेकिन दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, क्योंकि यहाँ पे हम समेटिव को कन्वे कर रहे हो, यहाँ पर फॉर्मेटिव को हो रहा है, क्लियर हो रहा है, इसीलिए। According to the Bloom taxonomy, which is the highest level of the cognitive domain, तो के केस में सबसे पहले सबसे टॉप में कौन आता है, सबसे टॉप में आता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करना, भाई मूल्यांकन करना, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, डायनामिक अप्रोच जो है टीचिंग का वो कैसे होता है, शिक्षण के लिए गतिविधि, गतिशील, ठीक है, दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, तो वो वही है डायनेमिक, मतलब जहां पर स्टूडेंट लर्न कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ। छात्रों की गतिविधियों को माध्यम माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे रिलेट करते हैं, स्टूडेंट्स लर्न करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ में। 16वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इवैल्यूएशन असेसिंग
the learning progress to provide feedback, continuous feedback to both the teacher and the students during instruction. प्रगति के दौरान, प्रगति में सीखने के दौरान, प्रतिक्रिया प्रदान के लिए सीखने के दौरान, यहाँ पे मूल्यांकन में शिक्षण के दौरान शिक्षकों और छात्रों दोनों की निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सीखने की प्रतिक्रिया प्रगति का आकलन किसे कहा जाता है? तो डेफिनेटली आप सभी को पता है ड्यूरिंग है तो ऑब्वियसली यहाँ पर फॉर्मेटिव आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टीचर लर्नर पार्टिसिपेशन इज प्रोएक्टिव का जो लर्निंग है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपका सक्रिय है। प्रोजेक्ट मेथड में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? परियोजना, जहां पर स्टूडेंट खुद ही लर्न करे, खुद ही सीख रहे हैं, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड है टोटली। 18वां क्वेश्चन इज मॉरल वैल्यूज कैन बी इफेक्टिवली इनकलकेटिंग अमंग द फॉलोइंग व्हेन द टीचर इज। मॉरल वैल्यूज कैसे आएगी? नैतिक मूल्य कब तक पता चलेगा, कब पता चलेगा स्टूडेंट्स के अंदर? तो वो जब खुद ही इवैल्यूएट करेंगे, जब खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जब वो खुद आभास करेंगे उस चीज का, तभी तो वो पहुंच पाएगा। मतलब प्रैक्टिकली चीजें होंगी तभी हो पाएगा ना। भाई देवी देवताओं की पूजा करना, उससे भी नहीं होगा। हम अगर स्टोरीज को सुन रहे हैं तो उससे भी नहीं होगा। वैल्यूज को जान रहे हैं तो उससे भी नहीं होगा। वो चीज है, जब खुद से हम करते हैं वो चीज तो वो समझ में आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट, ठीक है, प्रोपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। प्रोपोनेंट मतलब जिन्होंने इसके बारे में बात की, इसकी प्रति, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड की। और लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लर्निंग इज प्रोडोमिनेंटली टीचर सेंटर, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली टीचर सेंटर, जो बेसिकली कि शिक्षक के केंद्रीय, शिक्षक को केंद्रीयता बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक एंड्रागॉगी, तो ऑब्वियसली आप सभी को पता है स्टूडेंट सेंटर होता है, एडल्ट लर्नर होता है। पेडागॉगी आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि टीचर सेंटर है। ठीक है जी, तो होप आप सभी को 20 के 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, सो दैट आप सभी को मैं ये वाले सेशन पूरे कंप्लीट करा पाऊँ। इस टारगेट को भी हमें अचीव करना है, देन उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट पे जाना है, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। तो डेली बेसिस पे जो क्लासेस हो रही हैं वो हमेशा आपकी होती रहेंगी। बाकी अगर आप बैच लेना चाहें, लाइव बैचेस क्लासेस लेना चाहें, पेड बैचेस लेना चाहें, तो आप आप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।